चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे नाउ। ठीक है, कल की क्लास में हमने करेंसी फ्यूचर्स के दो तीन कॉन्सेप्ट्स देखे थे। सबसे पहले तो हमने एक बेसिक इलस्ट्रेशन देखी थी कि करेंसी फ्यूचर्स होते किस तरह से। हमने देखा था कि फ्यूचर्स के अंदर नॉर्मली रिस्क को हेज करना मकसद होता है। वहां पर दो तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो होती हैं, यानी कि बाय नाउ सेल लेटर और सेल नाउ बाय लेटर। या तो आप आज एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करके कल सेल कर दें, या आज एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करके आप कल बाय कर दें। यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी लेना, एक्चुअल पेमेंट करना, पोजेशन हासिल करना, ये चीज कोई मकसद नहीं होती। सारा का सारा जो यहाँ पे पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेट को हेज करना होता है। इसकी एक सबसे पहले हमने बेसिक इलस्ट्रेशन देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि जो गेन या लॉस हम फ्यूचर्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एक टिक मेथड भी जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज को डिवाइड बाय 10,000 करके टिक वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं हमारे फ्यूचर्स में डेसिमल टर्म्स में कितनी मूवमेंट आई है। मूवमेंट को मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि जी आपके पास जो है नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट कितना है। इन नंबर ऑफ टिक्स को आप मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू करें तो गेन या लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर टोटल गेन या टोटल लॉस आ जाएगा। एक्चुअल ट्रांजेक्शन हम स्पॉट पे करते हैं। जो ट्रांजेक्शन हम स्पॉट पे करते हैं उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि जिस दिन हमने हेजिंग का सोचा उसको हम अपना टारगेट बना के चलें। वो हमारी टारगेट कॉस्ट या चाहत होती है कि जी इतनी कॉस्ट आ जाए। टारगेट से एक्चुअल जो इफेक्टिव कॉस्ट होती है इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस के प्राइमरली दो तरीके के रीजन हमने आइडेंटिफाई किए थे। कौन कौन से? सर, पहला रीजन कि आपने ओवर हेज या अंडर हेज किया हो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, क्योंकि फ्यूचर्स हमेशा स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होता है। या फिर दूसरी चीज, एट द सेम टाइम आपकी जो मूवमेंट है स्पॉट्स में और आपकी मूवमेंट फ्यूचर्स में, ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रही हो। आइडियल कानून, आइडियल दुनिया अगर होती तो ऐसा होता है कि जी जितनी स्पॉट पे मूवमेंट हो रही है फ्यूचर में भी उतनी ही मूवमेंट हो रही होती, ताकि अगर हमें स्पॉट पे नुकसान हो तो फ्यूचर में फायदा हो जाए, और अगर स्पॉट पे फायदा हो तो फ्यूचर में नुकसान हो जाए। आइडियली हम उसी रेट पर, उसी टारगेट पर पहुंच जाए जिसको हमने डे वन पे अस्यूम किया था कि ये हमारा टारगेट यहाँ पे जो है वो बनना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? ऑल राइट। अब इसी कंटिन्यूएशन में हमारे पास इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। कल के ये तीनों पार्ट्स 3 लेक्चर्स की फॉर्म में आपके पोर्टल पे आपको अपलोड हुए हुए नजर आ रहे होंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, अच्छा अब तक हमने जितने केसेस किए थे वो बाय वाले किए थे, अब शायद गालिबन हमारे पास एक केस आएगा जो सेल वाला केस है। अ कंपनी इज प्लानिंग टू सेल 30,360 शेयर्स ऑफ जैक लिमिटेड ऑन May 10। कब सेल करना चाहते हैं? मई की 10 तारीख को। ठीक है। स्पॉट रेट टुडे यानी कि अप्रैल 5 को है 42 रुपए। आज जो स्पॉट रेट मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कितने पे? 42 रुपए पे। फॉलोइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1000 शेयर्स। सर यहाँ पे हमें जो नई चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अगर मल्टीपल मल्टीपल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, अब्दुलरहमान ग्रीन टी भी दे जाना, अगर मल्टीपल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो कौन सा वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें ऑप्ट करना चाहिए? अब देखो यहाँ पे आज क्या तारीख है? अप्रैल की 5 तारीख। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है, ट्रांजेक्शन मुझे मई की 10 तारीख को करनी है। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो 31 मई को खत्म हो रहा है, ट्रांजेक्शन मुझे 10 मई को करनी है। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो 30 जून को खत्म हो रहा है, ट्रांजेक्शन मुझे जो है वो 10 तारीख को करनी है। कैलकुलेट करता है, कहता है रिक्वायर्ड में, कहता है कैलकुलेट करो पे ऑफ्स को। अगर आपका स्पॉट रेट मई की 10 तारीख को 38 रुपए हो, और अगर आपका स्पॉट रेट मई की 10 तारीख को 50 रुपए हो। दो पार्ट्स यहाँ पे इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिए, दो पार्ट्स कैलकुलेट करके दे दिए। सही। 38 और 50 फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस इसने भी नहीं बताई है। कल की तरह हम फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस खुद से डिटरमिन करेंगे। वो किस तरीके से करते हैं हम? सर हम बेसिस निकालते हैं, फिर उसको इवनली थोड़े पूरे पीरियड के ऊपर, थ्रू आउट द पीरियड हम उसको क्या करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जो रिमेनिंग पीरियड रह जाता है उसका बेसिस निकाल के आज की प्राइस के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है जिस दिन हम फ्यूचर्स को क्लोज करने लगे। ठीक है। नई बात इसके अंदर यह है कि यहाँ पे 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे बताओ कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे जो है वो ऑप्ट करना चाहिए? किसको यहाँ पे ऑप्ट करना चाहिए? कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? सबसे सबसे हाई जो दे रहा है, और कोई? कौन सा ऑप्ट करना चाहिए?
नियरेस्ट पे करेंगे बात, कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, पे नियरेस्ट में बताओ कौन सा, अप्रैल या मई? वाई में? ट्रांजेक्शन तो मई की 10 तारीख को करनी है, क्यों पीछे क्यों नहीं कर सकते? टेंथ में 31 मई तक का क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो कुछ ऐसी हमारी टाइमलाइन हमें यहाँ पे नजर आएगी। कुछ ऐसी टाइमलाइन हमें यहाँ पे अपनी नजर आ रही हो। देखो आज हमारे पास कितनी तारीख है सर? आज हमारे पास अगर हम देखें तो मई की पहली तारीख है, या सॉरी अप्रैल की 5 है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हमें कब करनी है? ट्रांजेक्शन हमें करनी है मई की 10 तारीख को, मई 10, ऐसा ही है, मई की 10 तारीख को ट्रांजेक्शन करनी है। अब अगर सर मैं यहां पे इधर अप्रैल की 30 वाला फ्यूचर सिलेक्ट करता हूं, अगर मैं यहां पे अप्रैल की 30 वाला फ्यूचर सिलेक्ट करता हूं, तो ये मेच्योर कब हो रहा होगा सर? इसकी मेच्योरिटी 30 अप्रैल को होगी। 30 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म, खत्म हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लाजमी लाजमी 30 अप्रैल को उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। सर अगर मैं यहां पे इधर अपने फ्यूचर को क्लोज कर देता हूं, इधर फ्यूचर क्लोज कर देता हूं, तो फिर व्हाट अबाउट दिस पीरियड? इस पीरियड का क्या होगा सर? यहां पे रिस्क बाकी रहेगा, क्योंकि अब अगर प्राइस मूव हो गई तो मेरी जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वो किस दिन होने जा रही है सर? वो तो मई की 10 तारीख को होने जा रही है, तो मेरा रिस्क हर सूरत यहाँ पे बाकी रहेगा, जिसको मुझे यहाँ पे बाकी रखने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। अगर रिस्क बाकी रखना था तो फिर हेजिंग क्यों की? हेज करना ही क्यों है अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो रिस्क बाकी रहे? तो टेक्निकली स्पीकिंग ये रिस्क बाकी रहने की वजह से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कम अज कम अप्रैल 30, सॉरी मई की 10 तारीख के बाद की कोई डेट सेलेक्ट करनी चाहिए। मई की 10 तारीख के कोई बाद की डेट सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि मेरा जो पीरियड है एक्सपोजर का वो बाकी ना रहे, किसी ना किसी किस्म का रिस्क बाकी ना रहे। सर जो भी नियरेस्ट है इसके बाद, नियरेस्ट आफ्टर दिस वो है मई 31, यहां पर इसको हम कहेंगे नियरेस्ट आफ्टर मई 10। मई की 10 तारीख के बाद जो भी नियरेस्ट आपको मेच्योरिटी नजर आती है, वो नियरेस्ट मेच्योरिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सर अगर हम देखें तो वो नियरेस्ट मेच्योरिटी इस वाले केस में है 31 मई के केस में। नियरेस्ट मेच्योरिटी आफ्टर मई 10। सर आफ्टर क्यों करना जरूरी है? इसलिए करना जरूरी है ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पीरियड हमारा एक्सपोजर जो है वो बाकी रहे। किसी भी पीरियड के अंदर हमारा रिस्क बाकी नहीं रहना चाहिए, हमारा एक्सपोजर बाकी नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट तो मेच्योरिटी पे मिलता है, यहाँ पे भी यही होगा, मेच्योरिटी मई 31 को होगी, मई 31 को आपको प्रॉफिट आके मिलेगा जेब में, लेकिन मिलेगा तो सही ना। ठीक है, तो हाँ मई 10 के बाद जो भी डेट होगी आप उसको सिलेक्ट कर लें, जो भी नियरेस्ट है। जून पे मत जाए, जून पे जाने का मतलब है कि मई 10 को आपने अपनी ट्रांजेक्शन कर ली, अब आप दोबारा से जो है वो एक एक्सपोजर पीरियड में घुस जाएंगे, रिस्की पीरियड में घुस जाएंगे। आपकी ट्रांजेक्शन तो मई 10 को हो गई, अब मई 11 से लेके 30 जून तक टेक्निकली वो एक लंबा पीरियड हो जाता है, उसके अंदर स्प्रेड वगैरह भी ज्यादा होगा, बेसिस भी ज्यादा होगा। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, जो भी नियरेस्ट मेच्योरिटी है आफ्टर मई की 10 तारीख, 31 मई की 10 तारीख, उस नियरेस्ट मेच्योरिटी को पिक करना चाहिए, और वो फ्यूचर हमारे लिए क्या होगा, वो फ्यूचर हमारे लिए जो है वो रेलिवेंट होगा। सवाल? हाँ, 30 जून पिक करते हैं। अगर 30 अप्रैल के बाद डायरेक्ट 31 दिसंबर होता तो 31 दिसंबर पिक करते, लेकिन 30 अप्रैल कभी भी पिक नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर हमारे पास वही 10 दिन का विंडो रह जाता, वो विंडो रिस्की विंडो होता, वहां पर अगर हमारी फ्यूचर की मेच्योरिटी हो जाती तो। सवाल? बाय का केस होता तो भी यही करते, सेल का केस होता तो भी यही करते। नहीं, तुम्हें कैसे पता कि रेट बढ़ ही रहा है, कम हो गया तो? ये तो आज अप्रैल की 5 तारीख को फ्यूचर्स का रेट है, अप्रैल 5 को फ्यूचर्स के ये रेट है। अगर मैं अप्रैल 5 को हेज करने जाऊंगा और फ्यूचर्स को पहले सेल करूंगा, तो मैं इन तीन में से किसी एक को उठा सकता हूं। ये अप्रैल की 6 तारीख को कोई और रेट होगा,
7 तारीख को कोई और, 8 तारीख को कोई और। हर दिन का अपना एक नया रेट, अपना एक नई फिगर होगी, अपनी एक नई कैलकुलेशन होगी। समझ में आ रही है बात? अब देखें वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है जी? सर सबसे पहले आ जाती है हेज की स्ट्रैटेजी। हम यहाँ पे सेलर हैं बायर हैं? सेलर हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? रिस्क क्या होगा हमारा? पहले रिस्क बताओ सर। रिस्क ये है कि प्राइसेस कम ना हो जाए। अब प्राइसेस अगर कम होने का डर है तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सेल नाउ बाय लेटर। सेल नाउ बाय लेटर। सर व्हाई इज दैट सो? बिकॉज रिस्क ऑफ प्राइस गोइंग डाउन। रिस्क ऑफ प्राइस गोइंग डाउन। सर लेकिन इसमें भी तो 21 डेज एक्स्ट्रा है। बिल्कुल एक्स्ट्रा है अब्दुल्ला, लेकिन बाद में मैं तो मई की 10 तारीख को अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकता हूँ ना। एक सवाल आया कि सर इसमें 21 दिन एक्स्ट्रा है, सो व्हाट? मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो मैं मई की 10 तारीख को क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन अप्रैल 30 वाले को तो मुझे लाजमी लाजमी कब क्लोज करना पड़ेगा? अप्रैल की 30 को ही। मेरी ट्रांजेक्शन मई की 10 तारीख को हो रही है, तो वो जो 10 दिन है उसमें अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हुई तो मैं अपने आप को उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे बेसिकली जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपनी ट्रांजेक्शन डेट के बाद वाली किसी डेट को पिक करना है। बाद वाली किसी डेट को जो है वो पिक करना है। ठीक है, चलें जी। हेज स्ट्रैटेजी हो गई, सेल नाउ बाय लेटर, रिस्क ऑफ प्राइसिंग गोइंग डाउन। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम निकालने जाएं कैसे निकलेंगे? हमारी क्वांटिटी कितनी है? 30,360। एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज कितना है? 1000। कितना हो गया? 30.36। दैट इज मोर और लेस इक्वल टू 30 कॉन्ट्रैक्ट्स। सर 30,000 की क्वांटिटी हेज होगी, बाकी 360 की क्वांटिटी हेज नहीं होगी सर। बाकी 360 की क्वांटिटी हेज नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 इज व्हाट? द हेज कैलकुलेशन। सर अगर हेज कैलकुलेशन करने जाए तो अब किस दिन क्या हो रहा होगा? बताओ, अब तुम लोग बताओ। पहले सेल कर रहे होंगे किस डेट पे? अप्रैल की 5 तारीख को, जिस दिन हमने ख्वाहिश की है हेज करने की। अप्रैल की 5 तारीख को हम सेल करेंगे फ्यूचर्स। एक्सेलेंट भाई, बिल्कुल दिमाग फुल थ्रॉटल पे चल रहा है। 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 किस रेट पे? 44.2। सर सेल किया है, पॉजिटिव में लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, क्या लिखेंगे? 1,326,000। इसको पॉजिटिव में लिख देते हैं। सर इसको हम अर्ली क्लोज आउट करेंगे या मेच्योरिटी पे क्लोज करेंगे? मेच्योरिटी पे ना, मई 31 को क्लोज करेंगे ना, या अर्ली क्लोज करेंगे? सर अर्ली क्लोज आउट करेंगे मई 31 पे। क्यों करेंगे? कौन सी डेट पे करेंगे हम? सर हम सट्टा करने नहीं आए हैं। अगर हम स्पेकुलेशन कर रहे होते और किसी ने कान में बताया कि जी गेन होने वाला है तो मई 31 तक इंतजार करो, बिजनेसेस ये काम नहीं करते, वो अपना रिस्क हेज करते हैं। सर हेजिंग किस दिन मुकम्मल हो जाएगी? मई की 10 तारीख को। सर मई की 10 तारीख को आप ये फ्यूचर्स दोबारा से क्या कर लेंगे? बाय कर लेंगे। ठीक है, अब अगर बाय करने जाए तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट रेट? ये रेट तो सर निकालना पड़ेगा। ये रेट तो निकालना पड़ेगा। उसने फ्यूचर का क्लोजिंग रेट हमें नहीं दिया है, उसने हमें स्पॉट की प्राइस दी है। कितनी है वो? 38 पर शेयर और 50 पर शेयर। 50 पर शेयर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑन अप्रैल 5। अप्रैल 5 को स्पॉट कितना चल रहा था? सर स्पॉट चल रहा था 42, और फ्यूचर कितना चल रहा था? 44.2। 38 किसने बोला? 44.2। कितना बेसिस है? क्या हुआ? ये रहा ना 44.2 भाई। अप्रैल 5 वाले दिन 31 मई वाला फ्यूचर 44 रुपए 20 पैसे का चल रहा था स्क्रीन पे। समझ आया क्या कह रहा हूं? ये मेच्योरिटी की डेट है, उस दिन की डेट नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज देखो। स्पॉट रेट टुडे अप्रैल 5, टुडे अप्रैल 5 इज 42। फॉलोइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज। ये अप्रैल 5 वाले दिन ये रेट चल रहा था। तुमने सेल कितने में किया है भाई? 44.2। किस दिन किया है?
अप्रैल की 5 तारीख को, अप्रैल 5 को स्पॉट कितना चल रहा था? 42, 44.2 फ्यूचर चल रहा था। बिल्कुल सर, कितना स्प्रेड हो गया? 2.2। सवाल नहीं समझा मैं तुम्हारा। हाँ भाई, 31 मई वाले दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। 31 मई वाले दिन आपने अगर क्लोज नहीं किया तो आपको लाजमी क्लोज करना है। 31 मई वाले दिन फ्यूचर और स्पॉट का रेट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तुम ये फ्यूचर सेल किस दिन कर रहे हो? आज कर रहे हो, अप्रैल 5 को। आज इसका रेट क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर? 44.2 चल रहा है। हाँ हाँ। 31 में हमने सिलेक्ट नहीं की है, 31 में इस कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी डेट है। इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, उसको उसको पिक कर लिया, उसको पिक कर लिया। भाई फ्यूचर को ही तो पिक किया है। देखो, बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। तुम्हें क्या बेचना है यहाँ पे? कितने? किस दिन बेचने हैं? आज क्या है? आज बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। क्या डर लग रहा है? गिर ना जाए, तो फ्यूचर्स को आज सेल कर लें ऐसा लग रहा है। अप्रैल 5 को 31 मई वाले फ्यूचर्स बेच दिए हमने। समझ में आ रही है बात? अप्रैल 5 को 31 मई वाले फ्यूचर्स का रेट क्या चल रहा था? 44.2। तो स्पॉट और फ्यूचर्स में उस दिन अप्रैल 5 को स्पॉट और फ्यूचर्स में डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? 2.2। ये किस पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है? कितने डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डेज? सर 31 दिन मई के और 25 दिन अप्रैल के। समझ में आ रही है बात? 56 डेज। 56 डेज कैसे? सर अप्रैल 5 से लेकर 31 मई तक। लेकिन हमारा क्या पूरा पीरियड मुकम्मल हो गया है? नहीं सर, पूरा पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ। तो हम आते हैं किस डेट पे? हम आते हैं ऑन May 10। ठीक है, मई की 10 तारीख को स्पॉट कितना चल रहा है? सर दो केसेस हैं हमारे पास, एक है 38, दूसरा है 50। अब दोनों में आप क्या ऐड कर दो? रिमेनिंग, रिमेनिंग बेसिस। मई की 10 तारीख को कितने दिन रिमेनिंग है अब? भाई 21 दिन रिमेनिंग है ना। मई की 10 तारीख को तुम खड़े हो, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में कितने दिन रिमेनिंग है? 21 डेज। अगर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 रुपए 20 पैसे बढ़ेंगे 56 दिनों में, तो कुछ बढ़ चुका होगा, कुछ बाकी होगा। जो बाकी है वो कितने दिन का है? 21 दिन का। तो 2.2 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 21। सर अगर मैं रिमेनिंग बेसिस निकालने जाऊं यहां पर, तो वो निकलेगा मेरे पास 2.2 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 21। ऐसा ही है, कितना बनता है? 1.825। 0.825। सर प्लस करूं माइनस करूं? प्लस होगा माइनस होगा? क्यों? सर इसके लिए रूल क्या होता था? डे 1 पे देखो, जब तुमने पहली बार फ्यूचर सेल करे उस दिन क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की? उस दिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 42 से 44.5 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव स्प्रेड था। पॉजिटिव था नेगेटिव था? सर पॉजिटिव स्प्रेड था। अगर डे 1 पे पॉजिटिव स्प्रेड था तो आज भी पॉजिटिव स्प्रेड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ये आपकी फ्यूचर्स की प्राइस बन गई। कितना है ये? 38.825 और यहाँ पे 50.825। सर इस दिन मई की 10 तारीख को 31 मई वाला फ्यूचर पहले केस में 38.825 का चल रहा होगा, दूसरे केस में 50.825 का चल रहा होगा। यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा वाला कर रहे हैं सर? वो हम पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको क्लोज करने जाऊं तो फ्यूचर्स बाय कितने भी किया है मैंने? 38.825 पे। ठीक है, 1164750 ये बाय है तो उसको नेगेटिव कर दें।
डिफरेंस कितना 161250, ठीक है। तो ये बन जाएगा गेन फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर। गोरे इसको फ्यूचर्स नहीं कहते सर, फ्यूचर्स काउंटर कहते हैं, फ्यूचर्स काउंटर, ठीक है। फ्यूचर्स के काउंटर से मुझे इतना यहाँ पे गेन हो गया। एक्चुअल सेल मैंने कब किया होगा सर, वो मैंने 10 मई को एक्चुअल स्पॉट पे सेल किया होगा, ठीक है। May 10 एक्चुअल सेल ऑन स्पॉट। सर वो कितने में सेल किया मैंने 30,360 मल्टीप्लाई बाय 38, ऐसा ही है। कितना बनता है, सॉरी ये पॉजिटिव है, प्रोसीड्स है, हमने सेल किया है 11,1153,680 सर 11,1153,680। तो टोटल प्रोसीड्स कितनी आई मुझे, टोटल प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल 13,930 13,14,930, ठीक है ना। आज देखो लोग कम है तो एक्यूरेटली नंबर सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहे हो, दो चार लोग साथ बोलते तो नहीं समझ में आता। 13,14,930, ठीक है, ऐसा ही है। सर क्या इसको हम इस गेन एंड लॉस को टिक वाले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। करेंसी में ज्यादा अप्लाई होता है लेकिन यहां भी करके दिखा देता हूं। अगर टिक मेथड पे जाएं, अब छोड़ो 4 स्टेप्स को, मुझे एक साथ एक इक्वेशन बताओ। एक इक्वेशन अगर लगाने जाएं तो कैसे लगेगी सर, पहले तो आप ले लें 1,000 आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज डिवाइड बाय 1 लाख, सॉरी 10,000, 1 लाख क्यों लिख दिया मैंने। फिर किसको मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे आती थी टिक वैल्यू, टिक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते थे सर। अगर एक इक्वेशन में चारों चीजें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किससे, जो डिफरेंस है दोनों डेसिमल उसका, हाँ बिल्कुल। अच्छा 10,000 कह रहा था, अब यहां पे माइनस करवाओ 44.2 माइनस 38.825 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 30 कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखो इज इक्वल्स टू, यही आ रहा है 161250, 161250, ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर कन्वेंशनल मेथड जो कल मैंने बताया था तो उसमें पहले निकालो टिक वैल्यू। सर वो टिक वैल्यू कैसे निकलती है, वो निकलती है जी 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितनी आएगी 0.1। फिर दूसरा स्टेप क्या निकालो, मूवमेंट। मूवमेंट आपके हक में हुई है आपके अगेंस्ट हुई है, हक में हुई है सर, गेन आया है। कितनी बनती है, वो बनती है सर 44.2 माइनस 38.825 5.375। तीसरा स्टेप क्या था, यहाँ निकालो नंबर ऑफ टिक्स। नंबर ऑफ टिक्स निकालने जाए अगर तो 5.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितने हो गए, 5,53750, ऐसा ही है। सर अगर मैं गेन पर कॉन्ट्रैक्ट निकालना चाहूं तो मुझे इसको नंबर ऑफ टिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा सर, नहीं नंबर ऑफ टिक्स को टिक वैल्यू से 5,3,750 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 0.1 कितना हो गया 5,375, इसको मल्टीप्लाई बाय 30, इधर कर लो आप टोटल गेन, ठीक है। टोटल गेन के लिए हम करेंगे 5,375 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया 161250। हाँ
हाँ, टाइम कम हो तो जल्दी जल्दी कर लो, टाइम कम नहीं है टाइम तो फिर सही से स्टेप्स करके दिखा दो एग्जामिनर को। हाँ, कट रहा है ना, वो नहीं लगाओ तो मसला नहीं है ही, यही जबरदस्ती का मुश्किल किया हुआ है 4-5 स्टेप्स बना के, बिल्कुल ऐसे ही। कॉपी कर लो अभी ये, कॉपी करो, फिर इसका स्टेप 2 करते हैं। टिक मेथड साथ साथ कर लो कॉपी, मैं यहाँ पे एक और चीज करने लगा हूँ। मुझे बताओ सर, यहाँ पे हमारी टारगेट प्रोसीड्स क्या थी? अब इस दफा टारगेट कॉस्ट नहीं आएगा, टारगेट प्रोसीड्स आएगा, ठीक है। जिस दिन हमने इरादा किया हेज करने का, उस दिन कितने का चल रहा था ये? 42, कितना हो गया? 1275, 120। और हमारी एक्चुअल प्रोसीड्स क्या आई? सर एक्चुअल प्रोसीड्स आई हमारे पास 1314930, 3939810। अब मुझे बताओ, फ्यूचर्स ने मुझे बचाया कि नहीं बचाया? बचाया कि नहीं बचाया? अगर मैं ये 22 साल वाला काम नहीं करता तो आज मेरे हाथ में कितने पैसे आए होते? सर मेरे हाथ में आए होते 11153680, यही आए होते हाथ में। आज मैं बेच देता उसको 38 रुपए में। फ्यूचर की वजह से क्या हुआ? सर मैं सॉर्ट ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया, सॉर्ट ऑफ मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया। अब तुम कहते हो कि सर आपको फिर डिफरेंस क्यों हुआ है, फायदा क्यों हुआ है ज्यादा? आपने सोचा था आपको 12,75,000 मिले, आपको 13,14,000 रुपए क्यों मिले? ये 40,000 रुपए मुझे ज्यादा इसलिए मिले क्योंकि फ्यूचर की मूवमेंट मेरे हक में जरूरत से ज्यादा गई है। बेशक मैंने अंडर हेज किया है, किया तो मैंने अंडर हेज है, लेकिन जितना पोर्शन हेज किया है उस पोर्शन की मूवमेंट में मुझे फ्यूचर में ज्यादा फायदा हुआ है। समझ में आ रही है बात? दोबारा बता दूं, देखो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। 42 की चीज मैंने कितने में बेची? 4 रुपए का यहाँ पे फर्क आया। कितने शेयर्स पे? 30,360। लेकिन फ्यूचर में कितने रुपए का फर्क आया? 5 रुपए और तकरीबन 37 पैसे का, 5.375। तो तुम्हें स्पॉट में नुकसान से ज्यादा फ्यूचर में गेन हुआ है, इसलिए नेट पे तुम्हारी प्रोसीड ज्यादा बनी है। अगर तुम ना भी कैलकुलेट करो तो मोटा मोटा अगर देखने जाओ, असेस करने जाओ तो समझ आ रहा है, देख के समझ आ रहा है। 38 वाली चीज कितने में बेची? सॉरी 42 वाली चीज कितने में बेची? 38 में। 4 रुपए का बाजार मुझे स्पॉट पे नुकसान हुआ, लेकिन फ्यूचर में कितने का गेन हुआ? 5 रुपए 37 पैसे का। तो ये जो 1 रुपए 37 पैसे मुझे इजाफी फ्यूचर में गेन हुआ, टेक्निकली इसी की वजह से मेरे पास ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है, या 39,810 टू बी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे मूवमेंट और अंडर एज ओवर एज जो है वो करके दिखाऊं, वो एग्जामिनर मांगेगा भी नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया था कि जी ऐसे होता है। हाँ, कौन सी वर्किंग हो? टिक मेथड वाली? तो ये कल से हम क्या हेडिंग डाल रहे हैं? तो यही तो है, बेसिस, बेसिस की कैलकुलेशन। हाँ, रिमेनिंग बेसिस बोल दो, रिमेनिंग बेसिस, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग बेसिस। अब जो लोग कॉपी कर चुके हो पार्ट बी शुरू कर दें। हो गया, चलो हम पार्ट बी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें सेम रहेंगे, हेज स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, क्या चीज चेंज होगी? हेज की कैलकुलेशन चेंज होगी, और उसका भी जो क्लोजिंग रेट है 50.825 वो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब इस केस में हमें स्पॉट पे फायदा होगा और फ्यूचर में नुकसान होगा सर, फ्यूचर में नुकसान होगा, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी की है हेज कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर हम अप्रैल की 5 तारीख को सेल करेंगे फ्यूचर्स। ये क्या कहलाता है सर? ये हो जाता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 44.2, कितना हो गया? 13,1326,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मई की 10 तारीख को बाय किए फ्यूचर्स, कितने में सर? 50.825, कितना आया? 1 1524
750, ऐसा ही है सर। ये बाय है तो नेगेटिव में आ जाएगा, लॉस हुआ फ्यूचर्स पे, लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर कितना हुआ 198750, ठीक है ना। ये हमारे पास लॉस आ गया। एक्चुअल सेल हमने कहाँ किया, एक्चुअल सेल किया हमने स्पॉट पे, कितने में सेल किया जी, मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, कितना हो गया 1518,000, ठीक है। आपके पास टोटल नेट प्रोसीड्स क्या आई सर, यहां पे मैं नेट और ऊपर टोटल क्यों कह रहा हूं, इसमें लॉस माइनस हुआ है इसलिए वर्ड नेट लिखा है, उसमें गेन ऐड हुआ है इसलिए वर्ड टोटल लिखा है, ठीक है। कितना आया 1319250, ठीक है। ये नेट प्रोसीड्स आ गई, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ पे क्या था, यही टारगेट यूज कर लो, देखो 1275270 यही था ना हमारा टारगेट, 120 1275120, टारगेट तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। एक्चुअल में हमारे पास कितने आए 13,19,000 है, कितने आए जी 13,19,000 है यहाँ, ठीक है। तो इधर भी आप मूवमेंट का डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस आपके पास यहाँ पे जो है वो निकल आएगा, हाँ तकरीबन, ठीक है। सर इसको टिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, टिक वैल्यू वही है, ठीक है, टिक वैल्यू वही है। क्या चीज नहीं कैलकुलेट होगी यहाँ पे सर, मूवमेंट नहीं कैलकुलेट होगी, मूवमेंट अगर देखने जाओ तो कितनी मूवमेंट हुई है सर यहाँ पे 50.825 माइनस 44.2 इज इक्वल्स टू 6.625, ठीक है 6.625। आप कॉमन सेंस लगाओ, 42 वाली चीज मैंने यहाँ कितने में बेची 50 रुपए में, तो स्पॉट पे कितने रुपए का फायदा हुआ 8 रुपए का फायदा हुआ, स्पॉट में 8 रुपए का फायदा हुआ, फ्यूचर में नुकसान कितने का हुआ 6.625 का नुकसान हुआ। इसलिए नेट पे अगर मैं नेट बेसिस पे देखूं तो मैंने अपनी टारगेट को बीट किया है, टारगेट था मेरा 1275, आए मेरे पास कितने पैसे 13,19,000, क्यों ज्यादा, क्योंकि फ्यूचर पे तो लॉस हुआ है सर, फ्यूचर पे उतना लॉस नहीं हुआ जितना स्पॉट पे गेन हो गया है। 42 का टारगेट जहन में था, 50 की चीज बेची, 8 रुपए ऊपर मिले, फ्यूचर के केस में नुकसान कितना हुआ 6 रुपए 62 पैसे का, तो जो रिमेनिंग 1.25 रुपया बचा वो टेक्निकली मुझे यहाँ पे गेन हुआ है, वो टेक्निकली मुझे यहाँ गेन हुआ है। अगर बिल्कुल बढ़िया स्टाइल में सोचो, एक धंधे वाला आदमी जैसे सोचता है उस तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मूवमेंट हो गई 6.625 की। अब मुझे दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टिक्स, ठीक है। सर नंबर ऑफ टिक्स के लिए हम क्या करेंगे 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया 6,66250। अब टोटल गेन डायरेक्ट निकाल लूं, टोटल गेन डायरेक्ट कैसे निकलेगा सर 6,6,250 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 30, कितना लॉस आया सर, ये तो लॉस है 198,750, इसको यहाँ पे हम कर देंगे गेन के बजाय लॉस। सर 10 पे हमने प्रॉमिस क्लोज करने के लिए बाय करेंगे, तो हम क्यों 44.2 क्यों नहीं है भाई, 44.2 इसलिए नहीं है क्योंकि 44.2 मई की 10 तारीख को नहीं, अप्रैल की 5 तारीख का रेट था सर, अब वो रेट चेंज हो चुका, नहीं नहीं 31 में तो मेच्योरिटी है, 31 मई वाला कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल की 5 तारीख को 44.2 था, मई की 10 तारीख को ये 44.2 नहीं था, मई की 10 तारीख को ये 50.825 था जो आपने कैलकुलेट किया है, इसलिए वहां पे हमने उसको बाय किया। फ्यूचर्स का रेट रोजाना स्पॉट के साथ क्या होता है, रोजाना स्पॉट के साथ चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि जो अप्रैल 5 का 44 रुपए 20 पैसे का रेट है वो सारी जिंदगी वही रेट रहेगा, सारी जिंदगी वो रेट नहीं रहेगा, ये रेट रोजाना फ्लक्चुएट करता है। मेच्योरिटी 31 मई को है, ये रेट 31 मई का नहीं है, समझ में आ रही है बात। ये देखो यहाँ पे अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा हुआ है, डिफरेंट मेच्योरिटीज,
ये डिफरेंट मेच्योरिटीज हैं, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ये मेच्योरिटी है, ये उस दिन का रेट नहीं है। अगर वही दिन आज होता तो उस दिन तो स्पॉट और फ्यूचर क्या हो जाना था, बराबर हो जाना था, अगर आखिरी दिन होता तो। ये आखिरी दिन का रेट नहीं है, ये बेसिकली आपका उस दिन का फ्यूचर्स का रेट है, यानी कि अप्रैल की 5 तारीख का फ्यूचर्स का रेट है। अप्रैल की 5 को मैंने 44.2 में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और 50.825 में कॉन्ट्रैक्ट मई की 10 तारीख को एग्जिट कर लिया। किस रेट पे एग्जिट किया वो रेट हमने खुद यहाँ पे कैलकुलेट किया है। समझ में आ रही है बात? साफिया अशरफ, क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट जी? नहीं नहीं, टारगेट का मतलब जिस दिन तुमने ये इरादा किया कि मैं इसको हेज करता हूं, उस दिन तुम्हारा रेट क्या था स्पॉट का? उस दिन स्पॉट का रेट क्या था? बेचते तो कहां बेचते, स्पॉट पे बेचते, लेकिन क्या उस दिन बेच सकते थे? नहीं। बेचना मई की 10 तारीख को था। अप्रैल 5 को डर लगना शुरू हुआ, या पता चला कि बेचना है तो रेट फ्लक्चुएट करेगा। अप्रैल 5 42 रुपए का रेट था स्पॉट। ये मेरी टारगेट प्रोसीड्स थी कि मुझे इतने पैसे मिल जाए। मैंने उस दिन सोचा मैं अपनी रेट आसपास जो है वो लॉक कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, वो किसकी वजह से आया? वो मूवमेंट की वजह से डिफरेंस आया। ठीक है सर, इट्स अ लॉस एज द रेट वी अग्रीड ऑन स्पॉट वाज लोअर देन द मार्केट रेट प्रिवेलेंट इन। नहीं समझ में नहीं आया आयशा आपका सवाल। लॉस तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये लॉस लिखा है मैंने, देखो वर्ड लॉस का ही यूज किया है। टोटल लॉस 66250 इंटू 0.1 इंटू 30 198750। बिल्कुल ये लॉस ही है। ठीक है, सो ये वाला केस हमारा हुआ व्हेन यू हैव डिफरेंट मैच्योरिटीज ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने पहला बेसिक इलस्ट्रेशन देखी फ्यूचर्स की, फिर हमने देखा टिक मेथड किस तरीके से होता है, फिर हमने देखा कि फ्यूचर्स का रेट अगर खुद कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा। अब हमने देखा कि अगर मल्टीपल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हो तो कैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पिक करना है। ठीक है ना, ये पिक करके दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ, हो सकता है शेयर्स अभी आए ही ना हो, या मुझे रखने हैं शेयर्स, डिविडेंड खाना है फिर बेचने हैं, किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। मुझे ट्रांजेक्शन उसी दिन करनी है, मेरा कोई लीगल प्रोसेस है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट से रिजाइन देने लगा हूं, मैं उसी दिन सेल करूंगा, मेरी कंप्लायंस उस दिन हो रही है, सेल कर सकते हैं हम। मिसाल है आपके पास एक गाड़ी आपको 3 महीने बाद बेचनी है, 3 महीने इस्तेमाल है उसका, कराची में आपके रिश्तेदार रहते हैं, घर वाले रहते हैं, आप 3 महीने बाद यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, 3 महीने बाद शिफ्ट हो रहे हैं, तो 3 महीने बाद बेचोगे ना भाई। लेकिन डर आज से लग रहा है कि जी इसका रेट क्या ना हो जाए, गिर ना हो जाए। अगर कोई गाड़ी के फ्यूचर्स होते तो मैं पहले से सेल कर देता, अगर इस पे लॉस होता तो उस पे गेन होता, और अगर इस पे गेन होता तो उस पे लॉस होता। जो रेट मैंने सोचा उस दिन फ्यूचर्स के आसपास का, करीब करीब में वहीं पे रहता। सिर्फ जो फर्क आता वो किसकी वजह से आता? मूवमेंट की वजह से आता, जो स्पॉट में मूवमेंट हुई वर्सेस जो फ्यूचर्स में मूवमेंट हुई, और अंडर है जो ओवर है की वजह से आता, बस। हाँ, नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन दिखाओ, क्या मसला है उसमें? नहीं, दोनों मेथड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, या तो पाकिस्तानी तरीके से गेन लॉस निकाल लो जो हमने सबसे पहले देखा था। हाँ, कम से कम 3 स्टेप्स तो दिखाओ, टिक वैल्यू निकाल के दिखाओ। 90% केसेस में टिक वैल्यू सवाल में दी हुई होगी, 90% केसेस में टिक वैल्यू सवाल में ही दी हुई होगी। टिक वैल्यू निकाल के दिखाओ, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखो मूवमेंट कितनी हो रही है, मूवमेंट से नंबर ऑफ टिक्स बना लो, नंबर ऑफ टिक्स दिखाओ उसको। और तीसरे वाले में नंबर ऑफ टिक्स मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये करके दिखाओ। 3 स्टेप तो मिनिमम दिखाओ, उसको अंदाजा हो गया है लड़के का थॉट प्रोसेस है, खातून को समझ आता है जी कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से तीनों स्टेप्स फॉलो करना है। समझ में आ रही है बात? तो ये केस हमारा हो गया व्हेन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव डिफरेंट मैच्योरिटीज। आयशा कहती है सर इट वाज अ लॉस एज द रेट प्रिवेलेंट इन मार्केट वाज हायर देन व्हाट वी एग्रीड इन द फ्यूचर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, तभी हमने यहाँ पे देखो लॉस लिखा हुआ है। ये जो 198750 है, ये टेक्निकली हमें लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में स्पॉट पे गेन हुआ है। 42 रुपए का जहन था बेचने का, बेचा 50 में, तो जमाई लेते हुए और नींद आते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, 8 रुपए का डिफरेंस की वजह से हमें यहाँ पे गेन हो गया। ये कहने का मकसद है।
सर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग प्रॉमिस की बेसिस पे होती है, पेमेंट तो होती नहीं है, फिर आप अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है? भाई आपके बैंक अकाउंट का लिंक ब्रोकर के पास होता है, ब्रोकर आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे गिरा देता है कि जी आपका ये गेन बना है। आपका गेन बना है तो वहां पे किसी का लॉस बना होगा, इट्स अ जीरो सम गेम। आपका फायदा है तो किसी का नुकसान है, किसी का फायदा है तो आपका नुकसान है। ये नहीं हो सकता कि दोनों पार्टीज कमाएं, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों पार्टीज को गेन हो ये सिर्फ तिजारत में पॉसिबल है। आपको वॉशिंग पाउडर की जरूरत है, दुकान पे गए, दुकानदार को 50 रुपए दिए, आपने वॉशिंग पाउडर ले लिया, आपको प्रोडक्ट की यूटिलिटी मिल गई, उसको 50 रुपए मिल गए, दोनों गेन साइड पे हैं, किसी का भी नुकसान नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस में होता है। फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करने जाओगे, एक पार्टी हमेशा किस पे होगी? लॉस पे होगी, एक पार्टी हमेशा लॉस पे होगी। कैसे होगा? करो, मैथमेटिकली करके दिखाओ। अगर तुम बायर हो तो सामने सेलर है, तुम सेलर हो तो सामने ब्रोकर। अपने सर पे थोड़ी टोपी पहनता है तुम्हारी सिक्योरिटीज की, वो तो सिर्फ स्क्रीन प्रोवाइड करता है। स्क्रीन पे सामने कोई ना कोई सेलर होना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ क्लाइंट्स के पास ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका सामने कोई सेलर या बायर ही नहीं होता। अब हमारे पास रखे हुए बेचने हैं, सामने कोई खरीदार ही नहीं है। आप चेक करें, आदम शुगर, अलनूर शुगर, ये और पाकिस्तान होटल, इस तरह के स्टॉक्स उठाएं, इलिक्विड होते हैं, अक्सर इनका बायर ही नहीं मिलता, सामने कोई होता ही नहीं। आपके रखे हुए बेचने, ये चाहिए मिसाल के तौर पे, आपको चाहिए, कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो इलिक्विडिटी भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता फ्यूचर्स में कि सामने बायर ना हो आपको गेन हो जाए, सामने सेलर ना हो आपको गेन हो जाए। ईच पार्टी अगर एक लॉस में होगी तो दूसरी प्रॉफिट में होगी। इसको जीरो सम गेम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीरो सम गेम कहते हैं। वेरएज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहां पर दोनों पार्टीज फायदे में हो सकती हैं। वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर है, वो इसी चीज के मिलती जुलती इसी चीज पर है। पहले उसकी समरी सुन लेना, फिर मूवी देखना तो समझ आ जाएगी। चले जी, और कोई सवाल किसी का? किसमें? पार्ट 2 में बेहतर का मतलब? भाई दोनों है ना। देखो फ्यूचर्स में हमने हेज किया, फ्यूचर्स में हमें लॉस हो गया, स्पॉट पे हमें फायदा हो गया, नेट पे हम फायदे में आ गए। सोचा था 12.75 मिल जाए, मिले कितने? 13,19,000। नेट पे हम फायदे में आ गए। ठीक है भाई, नेट पे फायदे में आए या ना आए, बिजनेस ये कह रहा है कि मुझे मिनिमम मिनिमम 12.75 के आसपास का कोई अमाउंट मिल जाए, 12.70 मिल जाए, 12.60 मिल जाए। वो डर ये रहा है कि 10 लाख रुपए ना मिले, 2-2.5 लाख का नुकसान ना हो जाए। तो उसने क्या किया, फ्यूचर्स करके अपने आप को बांध दिया। अगर ये फ्यूचर्स ना करता तो कितने होते इधर? 15,18,000 होते। और पहले वाले केस में अगर फ्यूचर्स ना करता तो कितने मिलते? 11.5 लाख मिलते। नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अगर फ्यूचर्स पहले वाले केस में ना करते तो क्या रिजल्ट निकलता? 11,53,000। 12.75 की जगह 11,50,000 मिलते तकरीबन। और यहाँ फ्यूचर्स कर लिया तो फ्यूचर्स की वजह से क्या हुआ? सर वैसे 15 लाख मिलते, लेकिन फ्यूचर्स की वजह से 13,19,000। भाई बिजनेस कहता है नहीं चाहिए ये 15 लाख रुपए मुझे। अब ये तो हो गया है, तो आप कह रहे हैं जी ये वाला फायदे में था, वो वाला नुकसान में था। जिस दिन अकाउंटेंट या ट्रेजरर बैठ के सोच रहा होता है, उसको पता होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है? नहीं सर, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो बिजनेस कहता है लेट्स बिकम सर्टेन, कोई ऐसा काम करोगे हमें पता हो हमारे पैसे 12.75 के आसपास आएंगे। वो 12.70 हो सकते हैं, 12.65 हो सकते हैं, लेकिन 10 लाख नहीं हो सकते, 11 लाख नहीं हो सकते। तो फ्यूचर ने क्या किया, आपकी टारगेट कॉस्ट के आसपास का नंबर आपको लाके दे दिया, थोड़ा उससे कम या थोड़ा ज्यादा। वो मूवमेंट या अंडर एज ओवर एज की वजह से होता है। कोई ग्रॉस या मेजर डिफरेंस आपके टारगेट और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे नहीं आता, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। क्या ये बात समझ आ रही है? डू वी गेट इट एवरीबॉडी? तो ये हमारा केस यहाँ पे हुआ, व्हेन वी हैव डिफरेंट मैच्योरिटीज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स।